नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान राम लला की पूजा पद्धति को लेकर श्री राम उपासना नाम की खास पुस्तक तैयार की गई है, जिसमें भगवान राम के दैनिक पूजन का ब्यौरा दिया गया है। राम जन्मभूमि में भगवान राम लला 5 साल के बालक के स्वरूप में विराजमान है। ऐसे में इस पुस्तिका में थोड़े बदलाव किए गए हैं। भगवान राम लला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद उनकी पूजा अर्चना होगी। भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो भगवान राम की पूजा पद्धति है उसमें बदलाव हुआ है। हमारे साथ मुख्य पुजारी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं। महाराज जी से जानकारी करेंगे। महाराज जी, जो पूजा पद्धति में बदलाव हुआ है, क्या-क्या बदलाव हुआ है? से बदलाव ये हुआ है कि जैसे हम लोग जो भगवान राम के दरबार हैं, जैसे राम हैं, माता सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, भरत शत्रुघ्न हैं, ये राम के दरबार हैं। उस ढंग से पूजा अर्चना होती है, लेकिन इसमें केवल रामलला की ही पूजा अर्चना की विधि बनाई गई है। और जो राम सीता की स्तुतियाँ की जाती थी और उनके साथ जो पूजा अर्चना होती थी, वो इसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि ये राम की जन्मभूमि है। जन्मभूमि में जो राम रहते हैं वो बालक रूप में रहते हैं, और बालक रूप होने के कारण से उनके साथ में उन भाई तो रह सकते हैं, लेकिन पत्नी नहीं होती हैं। इसलिए माता सीता का इनके साथ संबंध नहीं है, और यहाँ पर उनकी पूजा के लिए केवल बालक रूप में रामलला की पूजा अर्चना का विधान बनाया गया है। जो पुस्तक भी छप के आई है वो इसी रूप से कि सारी रामानंदी परंपरा के अनुसार पूजा होगी, लेकिन वह पूजा में जो माता सीता का रोल रहा और राम सीता दोनों के पूजा होती थी, वह इसके साथ नहीं जुड़ा है। केवल राम और चारों भाई की ही पूजा अर्चना हो रही है, और यह पुस्तक में भी इसी प्रकार के निर्देश है। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी बातचीत करने के लिए। तो आप थे रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज। उन्होंने बताया कि जो बदलाव हुआ पूजा पद्धति में, जिसमें भगवान राम रहेंगे, चारों भाई रहेंगे, लेकिन माता सीता उसमें नहीं रहेंगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पूजा पद्धति में बदलाव हुआ है वो लागू किया जाएगा। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान में विकसित भारत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। वैष्णव ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि विकसित भारत कैंप के जरिए समाज के हर वंचित शोषित वर्ग तक प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस कैंप में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया है। वैष्णव के अलावा कैंप में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा, हवामल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, बीजेपी नेता और समाज सेवी रवि नैयर, बीजेपी नेता चंद्रमोहन बटवाड़ा और कई अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। आज जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में जयपुर में सबके साथ मिलने का सौभाग्य मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी उद्बोधन से भी सबको प्रेरणा मिली और बहुत सारे लाभार्थियों के साथ मिलने का मौका मिला। साथ ही साथ सभी की जो रिक्वेस्ट थी कि जयपुर में ट्रांसपोर्टेशन का और यातायात का, विशेषकर रेल को बेस करके किस तरह से एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो सके, तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई। सांगानेर में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बने, जयपुर के लिए एक रिंग रेलवे का कॉन्सेप्ट आज इस पे सोचना आरंभ हुआ है, और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के इसके ऊपर आगे नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे। किस प्रकार का विचार है सर आपका? ये एकदम प्रिलिमिनरी विचार है, अभी काम चालू होगा इस पे, कॉन्सेप्ट लेवल पे है। कॉन्सेप्ट से इसको आगे रिसर्च करके उसमें आप सब भी सहयोग कर रहे हैं, आप सब भी अपना
करीब 5 सदियों के बाद प्रभु श्री राम अपने महल में विराजने जा रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए उत्साहित और उल्लासित है। रामलला के इस भव्य उद्घाटन ने देश की राजनीति में एक अलग ही बहस छेड़ दी है। केंद्र सरकार की ओर से देश के अलग अलग राजनीतिक दलों को कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इस वजह से कांग्रेस के अंदर खाने में ही नए विवाद ने जन्म ले लिया है। कांग्रेस का एक धड़ा आलाकमान के इस फैसले से खासा नाराज है। इसी को लेकर हवा महल से विधायक बालमुकुंदाचार्य से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। 500 सालों बाद श्री राम लला अपने सिंहासन पर विराजेंगे। भव्य राम मंदिर का शुभारंभ 22 जनवरी को होने जा रहा है। पूरे देश में हम कह सकते हैं एक उत्साह, एक उमंग का नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम अब आखिरकार तंबू से निकलकर अपने महल में विराजेंगे। हमारे साथ में स्वामी बालमुकुंदाचार्य मौजूद हैं। स्वामी जी, पूरे देश में कहीं ना कहीं उत्साह है, उल्लास है, लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है उसने जाने से मना कर दिया। लेकिन एक विचित्र बात ये हुई है कि कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। कोटा की बात करें तो कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस के कई पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं सिर्फ इसी बात पर कि सनातन धर्म का क्यों विरोध है, भगवान राम का क्यों विरोध है। कांग्रेस मुक्त भारत का ये शुरुआत अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधान सेवक बन के आए थे, वहीं से माने कि राम राज्य की स्थापना हो गई थी और वो संकल्प जो था वो पूरा होता नज़र आ रहा है। भारत में सनातनियों की बात नहीं सुनी जाती थी और सनातनियों पर पथराव, आगजनी, उनकी यात्राओं को रोकना, ये सब कांग्रेस और कांग्रेस के मित्रों ने किया। मैं खुद मुलायम सिंह की सरकार के समय 7 दिन जेल भोग के आया हूँ इसी राम मंदिर के आंदोलन में। तो ये कांग्रेस की शुरू से रीति नीति रही है, उसका चाल चरित्र स्वभाव रहा है कि जो राम जी का बात करेगा, जो राम जी की चर्चा करेगा, उसके ये विरोधी रहेंगे। तो राम मंदिर नहीं बने उसके हमेशा ये पक्ष में रहे, राम सेतु को तोड़ा जाए इसके ये पक्षकार रहे, और ये सनातन, डेंगू, मलेरिया, कई बीमारियों का इन्होंने नाम लेकर सनातन को मिटाने की बात कही इन्होंने, इनके मित्रों ने। तो ये इनका चरित्र जो है वो सामने आ चुका है कि राम जी के विरोधी हैं, और राम जी का जो विरोधी वो जाना भी नहीं चाहिए, इनका मन नहीं है। ये तो भगवान के काम है, सबको आने का मौका है, शुभ अवसर है। 528 साल बाद राम जी ने हमारी बात सुनी है। जो प्रभु राम टेंट में विराजमान थे वो महल में आ गए। पूरी देश और दुनिया को राम जी ने महल दिया है। हमारे आराध्य राम है प्रभु, वो खुद टेंट में विराज रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रहे थे कि राम भक्त प्रबलता से कामना करें, हनुमान बनकर, और इस काम को सफल करें, और उनके अग्रणी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जैसे आवें और राम मंदिर का काम जल्दी से हो जावे। तो ये शुभ अवसर आया है, वो कांग्रेस को पच नहीं रहा। अब राम भक्त जाना चाह रहे हैं, राम भक्त सभी दलों में हैं और कांग्रेस उनको रोकना चाहती है, उनके मित्र रोकना चाहते हैं। तो अब ये कांग्रेस की जो ठग बंधन जो कंपनी है, ये इसका चाल चरित्र लोगों के सामने और आ गया है, और कांग्रेस मुक्त भारत वो अग्रणी उसमें भूमिका में कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कई हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि भगवान राम का क्यों विरोध हो रहा है। राम जी के वो प्रारंभ से खिलाफ है ना। कांग्रेस तो विरोध इसलिए कर रही है कि राम जी के वो खिलाफ हैं, और कांग्रेस राम जी के कोई भी काम हो, राम जी का मंदिर हो, राम जी की चर्चा हो और जुलूस हो, कोई उत्सव हो, उन सबके विरोध में रही है। ये सबको पता है इस बात का। उन्होंने इस विरोध को खुल के अब के बताया है कि भाई राम जी के काम में, राम जी के मंदिर में हम बाधक हैं और वो बाधक बनकर रहना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम आए और राम जी अयोध्या से जब आए तो उसका स्वागत सत्कार हुआ, इसी प्रकार से देश और दुनिया में इस बार 528 साल बाद ऐतिहासिक उत्सव मन रहा है और सभी जाति धर्म के लोग मान रहे हैं। ये और विशेष बात है, उसमें कांग्रेस खाली नहीं इसके विरोध में है। तो कांग्रेस क्या, राम जी की विरोधी शुरू से रही है। तो राम जी के विरोधी है तो नहीं जाना है तो नहीं जाओ, कोई बात नहीं। अब नहीं जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है कि राम जी के वो पक्षकार नहीं है, राम जी के विपक्षी बन रहे हैं वो। तो ये बीजेपी कांग्रेस का कार्यक्रम थोड़ा ही है, ये कार्यक्रम तो राम जी का है और सबको इसमें शामिल होना चाहिए। ऐतिहासिक क्षण आया है,
528 साल के हमारी माताएं शबरी बनकर इंतज़ार की है। हमारे पूर्वजों ने राम नाम जप किया है, कार सेवकों ने बलिदान दिया है, संतों ने अपना योगदान बलिदान दिया है। उसके बाद ये शुभ अवसर आया है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। तो इनको ये बात पच नहीं रही है और राम जी के विरोधी थे, ये इन्होंने खुल के बताया कि भाई हम राम जी के खिलाफ हैं। अब ये तो इटली का कार्यक्रम होता तो हो सकता है ये इसको मान लेते, अब इटली का नहीं है एक्चुअली कार्यक्रम, तो इसलिए वो नहीं इसमें जानना चाह रहे। अब इटली का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें ज़रूर जाएंगे ये लोग, बाकी अयोध्या नहीं आएंगे, ये हमें पता है। ये तो हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि शुरुआत से कांग्रेस भगवान श्री राम और राम मंदिर के विरोध में रही है और ऐसे में जायज़ सी बात है कि जो भी प्रभु श्री राम का भक्त है वो हर दल में मौजूद है और कांग्रेस के जो कुछ कार्यकर्ता हैं जो इस बात से नाराज़ हैं कि भगवान श्री राम का विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम किसी दल के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर ये इटली का कार्यक्रम होता तो शायद हो सकता है कि संपूर्ण कांग्रेस में उत्साह होता, लेकिन क्योंकि ये भगवान श्री राम का कार्यक्रम है इसलिए कांग्रेस का विरोध इसमें होना लाजमी है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। आखिरकार 5 सदियों बाद रामलला अपने घर में विराजेंगे। आपको बता दें, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के सिंहासन पर विराजने के इस उत्सव को सभी लोग अपनी अपनी तरह से मनाएंगे। देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अयोध्या राम के आंदोलन से जुड़ रहे और आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उन्हीं में से एक है जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा से विधायक और पत्रकार गोपाल शर्मा। आखिर कैसे वो इस आंदोलन का हिस्सा बने और क्या कुछ इतने सैलून में उन्होंने महसूस किया है, ये जानने के लिए नवतेज टीवी ने गोपाल शर्मा से खास बातचीत की। लाइन विधानसभा से विधायक गोपाल शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, 22 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन है जिसका करोड़ों भारतवासी 550 सालों से इंतज़ार कर रहे थे और उसका एक छोटा सा चिन्ह आपके पास भी मौजूद है, क्या कहना चाहिए? ये तो संजोग की बात है कि मैंने पूरे राम मंदिर आंदोलन का कवरेज किया, तो उस दौरान उत्खनन जब हो रहा था तो उनकी अनुमति से एक पुराने राम मंदिर का चिन्ह ले आया था जिसको स्मृति चिन्ह के रूप में आराधना करते हैं। कैसा लगता है सर कि ये पूरा संघर्ष आपने अपनी आंखों से देखा है, उसके बारे में आपने रिपोर्टिंग करी है? रोमांचक है कि हर घटना, कार सेवा की घटना, कार सेवकों के नरसंहार की घटना, विवादित ढांचे के ध्वंस की घटना, शिलान्यास की घटना, ये सब आंखों से देखी हुई है। तो किसी पत्रकार के लिए सौभाग्य की बात है कि वो सदियों में होने वाले किसी घटनाक्रम का हिस्सा बने। सर, आज ये विकसित भारत कैंप में आप आए हैं, माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी आए थे और भारत में हर जगह विकसित भारत यात्रा निकाली जा रही है, कैंप लगाए जा रहे हैं, इसे लेकर किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, जनता को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए है और पूरे देश के अंदर इस तरह के कैंप हो रहे हैं, लोगों को लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी सीधे लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। जितने परिश्रम से काम होगा उतना ही अच्छा परिणाम निकलेगा। ये तो हमारे साथ गोपाल शर्मा जी, इनका साफ तौर पर कहना है राम मंदिर का जो चिन्ह जो इनके पास मौजूद है, जिसकी ये सालों साल से लगातार उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, पत्रकारिता का एक इनका लंबा अनुभव रहा है और राम मंदिर की उस घटना का इन्होंने, हम कह सकते हैं कि एक एक पल की इन्होंने पत्रकारिता करी है, एक एक पल की इन्होंने रिपोर्टिंग करी और आज जब वो दिन बिल्कुल हम कह सकते हैं नज़दीक आ चुका है, तब हर एक, ना सिर्फ पत्रकारों के मन में, ना सिर्फ गोपाल जी के मन में, बल्कि गोपाल जी का कहना है कि हर एक भारतवासी के लिए वो गर्व का क्षण है कि 550 साल की जो प्रतीक्षा है वो अब खत्म होने जा रही है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से साल 2023 की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी कर दिया है, लेकिन इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग ने राजस्थान को एक बार फिर शर्मसार कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत ने एक बार फिर उड़ान भरी है। पिछले साल, जैसा कि आपको सबको पता है, दोनों ही निगम में काम कम, राजनीति ज्यादा देखने को मिली, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण में और ज्यादा पिछड़ गए। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा इससे काफी नाराज दिखाई दिए। नवतेज टीवी ने मंत्री झावर सिंह खर्रा से खास बातचीत की और जाना कि अब आगे क्या कुछ उनकी कार्य योजना रहने वाली है, ताकि अगली बार कम से कम पहले 10 में तो जगह बना ही पाए। कम से कम 3 मीटर। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है और कहीं ना कहीं पिछले 4.5-5 साल में ध्यान नहीं दिया गया, अब आपके पास में विभाग है, क्या कहेंगे? कल जो परिणाम आए हैं
निश्चित रूप से काफ़ी निराशाजनक हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस प्रकार के अराजकता की स्थितियां मेरे विभागों में रही है, उसी का ये दुष्परिणाम है। 1-2 दिन में अधिकारियों के साथ बैठक कर इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, क्योंकि एक निगम में अपने कर्मचारियों के माध्यम से सफाई हो रही है और एक निगम पूरा ठेके पे सफाई का काम करवा रहा है। तो पूरे निगम परिक्षेत्र में सफाई का ठेका एक बड़ी कंपनी के पास है, और मेरा ये मानना है कि उसने शायद सबलेट भी ज़रूर कर रखे होंगे। और जब बड़ा ठेका सबलेट होता है तो कम से कम 30 से 40% सार्वजनिक धन का हास कह दें या नुकसान कह दें, तो हम इस मामले में भी करेंगे। और इंदौर और सूरत में उन्होंने किस प्रकार इस काम को अंजाम देकर अपनी रैंकिंग इंदौर ने बरकरार रखी और सूरत आगे बढ़ा है, वहाँ के महापौरों से भी मैं चर्चा करूँगा और उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ जयपुर में भी करने का प्रयास करूँगा। एक आखिरी सवाल, भविष्य में क्या ऐसी परिस्थिति हम देख सकते हैं कि दोनों निगम एक वापस कर दिए जाएंगे? ये देखिए, अभी प्रारंभिक स्तर पर चर्चा परिचर्चा शुरू की है मैंने। पहले मैं हमारे जनप्रतिनिधियों से, पार्टी से, फिर मैं सभी पार्टियों के प्रमुख लोगों से इस पर चर्चा करूंगा और उसके बाद ये कैबिनेट का निर्णय वाला प्रकरण है। जो उचित राय बनेगी उसको मैं कैबिनेट के लिए नोट बनाकर भेजूंगा और मुख्यमंत्री से चर्चा करके अंतिम निर्णय लेंगे। इतने हमारे साथ झाबर सिंह खर्रा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है वो वाकई में निराशाजनक है। अब दोनों निगमों के मेयर के साथ बैठकर, सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस रिपोर्ट को कैसे सुधारा जाए और जयपुर को स्वच्छता में किस प्रकार से नंबर 1 या फिर पहले 10 में लाया जाए, इस पर काम किया जाएगा, अधिकारियों से बात की जाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने राजस्थान में टॉप किया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को सबसे स्वच्छ और क्लीन सिटी का खिताब मिला है। दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्र सरकार की ओर से आयोजित समारोह में जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर मुनेश गुर्जर को अवार्ड दिया गया। मेयर मुनेश गुर्जर ने कहा कि अवार्ड जयपुर के हर नागरिक और निगम के हर कर्मचारी को समर्पित है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, जयपुर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरे का निष्पादन और आम जनता की जागरूकता और ज्यादा बेहतर होगी। इससे जयपुर न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश में पहले स्थान हासिल करेगा। इसी पर नवतेज टीवी ने मेयर मुनेश गुर्जर से खास बातचीत की। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान में हेरिटेज निगम ने टॉप किया है। हेरिटेज निगम की मेयर मुनेश गुर्जर जी हमारे साथ हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपने टॉप करा है। थैंक यू। हम पूरे राजस्थान में क्लीनेस्ट सिटी का हमें अवार्ड मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाज़ार आते हैं वो बिल्कुल क्लीन है। इसमें हमको अंक मिले हैं और हमारे यहाँ जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो क्लीन है, उसमें हमें 100 मार्क्स मिले हैं। हमारे जो टॉयलेट्स हैं वो क्लीन है, उसमें हमको 100 मार्क्स मिले हैं। 1 लाख से ऊपर की आबादी पे हमें क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। तो ये अभी एक रूमर चल रहा है कि हमारी ग्रेड गिरी है। एक्चुअली हमारी ग्रेड नहीं गिरी, इसमें बहुत सारे अंक अलग अलग कैटेगरीज वाइज मिलते हैं। तो हमने जो क्लीनेस्ट सिटी की कैटेगरी है उसको तो पार किया है, लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं वहाँ कहीं ना कहीं हमारे अंक कम रहे हैं। लेकिन अब हमारी अगली जो तैयारी होगी उन कैटेगरीज में भी नंबर अपग्रेड करने का रहेगा। इसीलिए अवार्ड मिला है, बहुत खुशी और गर्व की बात है। और अगली हमारी जो तैयारी है वो फुलफिल है कि हमारे नए कमिश्नर साहब और हम मिलकर काम करेंगे। अभी बीच में जो ब्रेक आ गया था पॉलिटिकल के कारण, तो कुछ ब्रेक रहा, लेकिन अब चीज़ें वापस दुरुस्त करने के लिए मैं खुद फील्ड में उतरूंगी और व्यवस्थाएं सुधारेंगे। मैम, आज भी है ना एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हालांकि दोनों ही निगम उसमें काम तो कर रहे हैं, कचरा संग्रहण करने की, उसे निस्तारण करने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि ओपन जो डिपो हैं वो लगातार बंद भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक सबसे बड़ी चुनौती बने। देखिए, अभी हमने हमारे एक MRF का टेंडर किया है और जल्दी हमारा वो प्लांट हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी और ठीक हो जाएगी। और हमारा जो बिजली बनाने वाला प्लांट है उसकी थोड़ी सी क्षमता कम है। हम चाहेंगे कि अगला जो हमारा प्लांट हो उसकी क्षमता अच्छी हो, ताकि ये निस्तारण जल्दी से जल्दी हो सके। हम जो प्लांट्स बनाने पड़े उनको प्लांट्स को भी बनाएंगे, नई मशीनरी खरीदनी पड़ी मशीनरी भी खरीदेंगे और जयपुर को टॉप 10 में अपनी जगह बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर जो कैटेगरीज वाइज हमें कम मार्क्स मिले हैं, अगला फोकस हमारा वही रहेगा।
साथ ही हमारे साथ मेयर मुनेश गुर्जर जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो रैंकिंग मिली है हम वहीं पर रुकने वाले नहीं हैं और आगे कई प्रकार की कार्य योजना है, उन कार्य योजनाओं के हिसाब से काम करके जयपुर को पहले 10 अंक में ज़रूर ला कर रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर राजस्थान के हाथ निराशा ही लगी। आपको बता दें, प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। जहां एक और जयपुर हेरिटेज निगम ने 171वीं रैंक हासिल करी है, तो वहीं ग्रेटर निगम को 173वीं रैंक से संतुष्ट होना पड़ा। हालांकि सरकार बदलने के बाद दोनों ही निगमों ने तेजी तो जरूर दिखाई है, लेकिन लगता है कि दोनों ही निगमों को अब थोड़ा गंभीरता से इस मामले पर ध्यान देना होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जयपुर ग्रेटर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ चुकी है। कहीं ना कहीं हालांकि दोनों ही निगम अपनी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रैंक को सुधारना ज़रूरी है। हमारे साथ डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत जी मौजूद हैं। सर, सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन हालांकि सरकार अभी बीजेपी की बनी है, लेकिन आपसे पहले भी बात हुई थी, आपकी तरफ से पहले भी तैयारी की गई थी, कहीं किसी वजह से वो तैयारी रुकी, अब आगे किस प्रकार से क्या सोचते हैं आप? देखिए, जब कभी भी कोई रिपोर्ट आती है तो वो हमें आत्मावलोकन का अवसर देती है। जिस प्रकार की रैंकिंग जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर की आई है, वो निश्चित रूप से चिंता जगाने वाली है। हम प्रांत की राजधानी हैं, पर्यटन की दृष्टि से हम बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। ये हमारी आंतरिक व्यवस्था है कि कोई हेरिटेज में है, कोई ग्रेटर में है, पर ये जयपुर एक है, जयपुर की आत्मा एक है। और जयपुर को स्वच्छ रखना हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार की रैंकिंग आई है वो मन को पीड़ा देने वाली है, चिंता जगाने वाली है। मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि अब सरकार भी बदली है, सोचने समझने का नज़रिया भी बदला है और काम भी इस दिशा में आपको होता हुआ नज़र आए, इसका हम भरसक प्रयास करेंगे। और जयपुर की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी हम आने नहीं देंगे। सर, पहले भी ओपन डिपो की बात सामने आई थी, हालांकि अब दोनों ही निगम मिलकर प्रयास कर रहे हैं ओपन डिपो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कम हो, उस दिशा में क्या कुछ प्रयास हैं? और कचरा निस्तारण एक सबसे बड़ी समस्या है। मैं बहुत लंबे समय से ये बात कहता आया हूँ कि जब तक ओपन डिपो समाप्त नहीं होगा तब तक जयपुर शहर स्वच्छ नहीं होगा। जब तक ओपन डिपो रहेंगे, लोग भी अनुशासित नहीं रहेंगे, उन्हें भी ये भाव जगेगा ही नहीं कि उन्हें अपने शहर को स्वच्छ रखना है। जहाँ कहीं गंदगी दिखती है तो हमें गंदगी डालते हुए उसमें एडिशन करते हुए कोई गिल्ट नहीं होता है। अगर कोई साफ स्थान होता है और उसमें कोई गलती से भी किसी से गंदगी गिर जाए तो वो स्वयं कहीं ना कहीं ग्लानि महसूस करता है। इसलिए ओपन डिपो को हट जाना ये पहली आवश्यकता है। ओपन डिपो को हटाने के लिए बहुत लंबे समय बाद ये एक विचार बना है, जागृति आई है। मैं इतना ही कहूँगा कि ओपन डिपो को हम हटाकर ही रहेंगे और इसमें हमें जनता का भी सहयोग चाहिए। जनता भी जब डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था जयपुर के 250 वार्डों में है, ग्रेटर के 150 वार्डों में है, हेरिटेज के 100 वार्डों में है, तो आप स्वयं भी थोड़ा अनुशासित बनिए। समय पर जब गाड़ी आपके यहाँ पर आ रही है कचरा लेने के लिए तो उसको उसमें डालिए, बाहर सड़क पर नहीं डालें। इतने ही सहयोग की अपेक्षा मैं उनसे करता हूँ। सर, आगे क्या कचरा डालने पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान के बारे में निगम सोच रहा है? कचरा फैलाने पर, कचरा डालने पर ऑलरेडी दंड का प्रावधान है, पर दंड से ज़्यादा स्वयं पर नियंत्रण और स्वयं पर अनुशासन ही किसी अच्छे शहर का द्योतक है, वहाँ के अच्छे नागरिक का द्योतक है। ज़रूरत पड़ेगी तो दंड का प्रावधान भी उपयोग में लाएंगे, पर कोशिश ये रहेगी कि लोग जयपुर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और निगम को सहयोग करें। ये तो हमारे साथ पुनीत कर्णावत जी, इनका साफ तौर पर कहना है स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो वाकई में चिंताजनक है, लेकिन इस रिपोर्ट में आए जो अंक हैं जो दोनों ही निगमों को मिले हैं, इन अंकों को छोड़कर अब आगे किस प्रकार से जयपुर को साफ और स्वच्छ रखना है, इस पर काम करने की आवश्यकता है, जो धीरे धीरे हो भी रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश में जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि आमजन तक केंद्र सरकार की योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। इसी के तहत आज
राजधानी जयपुर में विकसित भारत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एक अनूठी पहल करते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत एसबीआई बैंक ने इस योजना के लाभार्थियों को 1 करोड़ का चेक सौंपा। इसको लेकर एसबीआई बैंक के जोनल हेड अनिरुद्ध चौधरी ने नवतेज टीवी से खास बातचीत की। आदर्श नगर दशहरा मैदान में विकसित भारत का कैंप लग रहा है। आपको बता दें, आज हर एक व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में अपना अपना योगदान दे रहा है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एसबीआई ने विकसित भारत कैंप के अंदर पीएम स्वनिधि में 1 करोड़ का चेक सौंपा है। हमारे साथ एसबीआई के जोनल हेड अनिरुद्ध जी मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे, पीएम स्वनिधि में आपने आज 1 करोड़ का चेक सौंपा है लाभार्थियों को, क्या कहना चाहेंगे? ये हमें बहुत ही खुशी होती है कि ये जो पीएम स्वनिधि जो योजना है, ये एकदम गरीब जो तबका है हमारा समाज का, उसको ये स्वावलंबी बनाता है, उसको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट करता है और इसमें स्टेट बैंक हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अगर ये हर इंडिविजुअल को जो पहला ट्रांच है वो 10,000 का है, अगर वो देते हैं बढ़िया से तो उनको फिर दूसरे ट्रांच 20,000 का भी मिलता है और इसके बाद फिर आगे की योजनाएं हैं जिसमें स्टेट बैंक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो इस तरह की जो भी योजनाएं हैं उसमें स्टेट बैंक हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। मैं भी आप सबसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे नगर निगम के लोग भी हैं जो कि इसमें काफ़ी सहयोग करते हैं, लाभार्थियों को लाते हैं हमारे पास, हम लोग मिल के कैंप लगाते हैं और दोनों तरफ से मिल के ये इस कार्य को हम लोग अंजाम देते हैं। इतने मेरे साथ अनिरुद्ध जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के साथ में मिलकर स्टेट बैंक लगातार इस प्रकार के काम कर रहा है ताकि गरीब से गरीब तबके तक सरकार की हर एक योजना का लाभ पहुंचे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और कई लोगों को मौके पर ही योजनाओं से लाभान्वित किया गया। समाजसेवी रवि नैयर का कहना है कि पीएम मोदी का सपना है कि केंद्र की हर योजना का लाभ समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, जिसके लिए इस तरह के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने बीजेपी नेता और समाजसेवी रवि नैयर से खास बातचीत की। भाजपा नेता और समाजसेवी रवि नैयर जी हमारे साथ हैं। सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आप काम कर रहे हैं और लोगों का अच्छा एक रेस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य यही था कि जन जन में जागरण, कि जिन लोगों को भारत सरकार की जो नीतियां, जो भारत सरकार लोगों को सहायता करती है उसका पता ही नहीं चलता था, भारत सरकार की योजनाओं को पता ही नहीं चलता था। जगह जगह रथ जाता है, जगह जगह सरकारी अधिकारी जाते हैं, कैंप लगते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि आधार कार्ड कहाँ से बनता है और हमारी योजनाएं क्या है। इतनी सारी योजनाएं सेंट्रल सरकार की और प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर सहायता जो हम सेंटर से भेजते हैं और जीवन के आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचनी चाहिए और वो जो उनका संकल्प है वो पूरा हो रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत जगह जगह से लोग आ रहे हैं और हर कैंप में आप देखो बड़ी भारी भीड़ है और मैं ये समझता हूँ कि इसका भरपूर लाभ जनता को मिलेगा और आपके टीवी के चैनल के माध्यम से भी जहाँ जहाँ की आवाज़ जाती है तो मैं सबसे अपील करूँगा कि जब भी जहाँ जहाँ भी ये यात्रा पहुँचे वहाँ पे पहुँच कर सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार की जो योजना है उसका लाभ उठाएं। अब क्योंकि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही हैं, दोनों की योजना बहुत सारी है, दोनों ही कल्याणकारी सरकारें हैं, तो जनता तक कैसे पहुँचे ये यात्रा वही उद्देश्य लेकर चली है और ये यात्रा बहुत सफल होगी। सर, आदर्श नगर विधानसभा से आपने चुनाव भी लड़ा था और यहाँ के बाशिंदों को आपका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ इसी क्षेत्र में ही नहीं जयपुर के कई क्षेत्रों में समाज सेवा भी कर रहे हैं। लोहड़ी पर अक्सर आपकी तरफ से कार्यक्रम किए जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? कल लोहड़ी है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और आप ये देखिए कि इस लोहड़ी के पर्व के ऊपर जो टोटली पर्यावरण को देखते हुए गोकाश से मनाई जा रही है और बिल्कुल भी इसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं होगा, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो और पर्यावरण शुद्ध होगा और गौशालाएं की मदद होगी। और इस बार जो हमने ये किया, आमतौर पे लोहड़ी पे जिनकी नई शादियां होती या जिनके बेटा होता था वो लोहड़ी की परिक्रमा करते, इस बार हमने कहा कि जिनकी बेटियां भी हैं वो भी लेके गोदी में उनकी परिक्रमा करें और बेटियों को, जिनकी बेटियाँ हैं उनकी माओं को और बच्चों को मुख्यमंत्री जी सम्मानित भी करेंगे। और ये बड़ा अच्छा त्यौहार है लोहड़ी का, लगभग 70 साल से इस राजापर के चौराहे पे मना रहे हैं और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पहली बार मुख्यमंत्री जी इस एरिया में लोहड़ी के हमारे पावन पर्व पर आ रहे हैं
और लोहड़ी का त्यौहार बड़ा आपसी सौहार्द भाईचारा वाला त्यौहार है, मीठा त्यौहार है, खाने पीने वाला त्यौहार है। तो सभी लोग एंजॉय करते हैं, डांस, भंगड़ा, गिद्दा, कल्चरल प्रोग्राम भी बहुत हैं। तो आपके टीवी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि सब लोग उसका आएँ और आनंद लें। और हमारे क्षेत्र में तो खास करके सबसे बड़ा क्रेज़ मुख्यमंत्री जी को देखने का है। और क्योंकि वो आते तो वो ब्रिज से हैं, भरतपुर से हैं, मगर चुनाव उन्होंने जयपुर से लड़ा। तो जयपुर की जनता को लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री है। वैसे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, इसलिए पलक पामड़े बिछा के लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा कल शाम को 7 बजे। आप सब भी पधारे उसमें। ये थे हमारे साथ रवि नैयर जी। इनका साफ तौर पर कहना है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी इसमें हो, ताकि हर किसी के जो रुके हुए काम हैं वो इस विकसित भारत के द्वारा संपूर्ण हो सके। और लोहड़ी पर जो ये काम करते हैं लगातार पिछले कई सालों से आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है। इस बार इनके इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भागीदारी ले रहे हैं और यहाँ की जनता में काफ़ी उत्साह है अपने मुख्यमंत्री को देखने का, उनसे मिलने का। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, रफ्तेश टीवी, जयपुर। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने देश भर के साधु संतों और पॉलिटिकल पार्टियों के प्रमुखों को न्योता दिया है, लेकिन कांग्रेस ने शीर्ष नेताओं ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, जिसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, भगवान राम पूरे दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और सबकी आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम का मंदिर भव्य बने, भगवान राम की पूजा पाठ सब लोग अपने घर में करते हैं। तो इसमें ना तो बीजेपी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना बीजेपी से परमिशन की ज़रूरत है। आप बताइए, बीजेपी ने इतना बड़ा इवेंट खड़ा कर दिया कि वो कह रही है 22 तारीख को तो सिर्फ वही जाएगा जिसको बीजेपी आमंत्रित करेगी। जिनको आमंत्रित नहीं किया वो 22 के बाद चले जाएंगे, हम जैसे लोग। तो अब बीजेपी का अपना प्रोग्राम है, पॉलिटिकल प्रोग्राम। इसमें हम कोई नाराज़ थोड़ा ना हो रहे हैं। आपका पॉलिटिकल प्रोग्राम है, आपके झंडे लेकर लोग आ रहे हैं, आप भगवान राम के नाम से पूरी पॉलिटिक्स करके सरकार में आना चाहते हैं। तो अब कौन आएगा सरकार में तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बीजेपी का प्रोग्राम है, बीजेपी का एक इवेंट है जो बीजेपी ऑर्गेनाइज कर रही है। 3200 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पर विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठा किया और 3200 करोड़ में से आज ही मैं देख रहा था सिर्फ ब्याज से पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जो इतना बड़ा इकट्ठा किया। तो वो पैसा हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। और आपने वहाँ पे जो फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है राम का मंदिर बनेगा। बीजेपी ने राम के मंदिर का फैसला नहीं दिया, वहाँ मंदिर इसलिए बन रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन की बधाई देता हूँ पूरे देश को। और न्योता बीजेपी राम मंदिर का दे रही है, हिंदुस्तान के चारों मठ और उनके शंकराचार्य, उन्होंने सब ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया जाने से। क्यों? सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी और खड़गे साहब को लेके आप इशू बना रहे हो। उन्होंने कह दिया चारों शंकराचार्यों ने कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। और राजनीतिकरण, जब धर्म का राजनीतिकरण हो जाए तो उससे ज़्यादा ख़राब बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी राम मंदिर जाने से क्यों मना करेगा। राम मंदिर सबका मंदिर है। मैं तो जहाँ आप बैठे हो, मैं तो राम मंदिर के सबसे क्लोज बैठा हूँ। जयपुर में जो राम मंदिर है वो तो मेरे घर के ही पास में है। मेरे से ज़्यादा नज़दीक कोई विधायक राम मंदिर के रहता ही नहीं है। मेरे तो सबसे पास में अगर कोई मंदिर है तो वो राम मंदिर है। तो पॉलिटिसाइज करना, राजनीतिकरण करना और जनता को भ्रमित करना, न तो कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता ऐसा चाहता है और न ऐसा कहता है। सनातन परंपरा के जो वाक हैं, जो मार्गदर्शन देने वाले हैं, वो हमारे शंकराचार्य होते हैं। जो चारों शंकराचार्य हैं, इनसे ऊपर कोई भी नहीं होता। तो इस तरह से जब उनको उचित नहीं लग रहा, धर्म जो है धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं लग रहा है, तो फिर मेरा तो कहना या किसी अन्य की टिप्पणी करना उसमें बेमानी हो जाता है। अगर इस पर इसके आगे भी उसको अस्वीकार किया जाता है हमारे जो शंकराचार्य जी हैं उनकी बात को, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति यह साबित करना चाहता है या ये कहना चाहता है कि वो धर्म से या धार्मिक भावनाओं से या इन मठ जो हैं, हमारी पीठ हैं, इनसे ज़्यादा ऊपर अपने आप को मानता है।
और निश्चित रूप से राजनीति हो रही है। राजनीति के लिए हमें जो है, हम किसी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में शामिल नहीं होंगे। स्पष्ट हो चुका है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि जहां पे भगवान राम के मंदिर को लेकर के राजनीति की जा रही है, ये करोड़ों जो भारतवासी हैं इनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्षी दलों की ओर से निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा ने जहां विपक्ष को हिंदू विरोधी बताया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सपा के नेताओं ने भाजपा का कार्यक्रम बताया है। आइए सुनते हैं इस पर आम जनता की क्या राय है। देखो, आम आप भारतीय भी हूँ और हिंदू भी हूँ, और मेरे ख्याल से कि राजनीतिकरण इसका जो किया है इन लोगों ने, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे एहसास हो रहा है कि ये बात किसी के पर्सनल बिलीफ की है। राम हैं और राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे भगवान हैं, तो इनका ये व्यू मेरे ख्याल से इनको राजनीतिक रूप से तो नुकसान की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर नैतिक रूप से ये दिवालियापन है किसी भी पार्टी का कि राम के मंदिर के इस उद्घाटन का विरोध करें। जिस मंदिर को बनाने में हमें इतने वर्ष लग गए, दुर्भाग्य ये है कि बहुत पहले बन जाना चाहिए था। इतने साल हमारे को आज़ादी मिली, कांग्रेस शासन में थी, तो राम मंदिर के खिलाफ कोई बात करना और कार्यकर्ताओं का उसका मतभेद होना तो वाजिब है। और मुझे लगता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि देगा। राम किसी को मारता नहीं है, और अगर ये खुद अब इनका विचार बदलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राम तो हमारे भगवान हैं, और अगर उन्होंने ये कहा कि हम नहीं जाएंगे और उनको ठुकराते हैं, तो इनके जीवन का सबसे दुखद मतलब उनका वो काम है। इसे राम तो भगवान है, सबको मानना चाहिए, और भारत में रहते हुए राम को नहीं मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है। तो कांग्रेसियों का ये न्योता ठुकराना आप क्या समझते हैं? क्या ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा कभी उनको करना नहीं चाहिए था। वो भारत के अंदर अपनी नज़रों से भी गिर गए। जिस तरीके से राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं जनेऊधारू हूँ, तो अब ये जनेऊधारी इस तरीके से राम का न्योता ठुकराना? नहीं, ये नौटंकी है उनकी। कल उनका देखा था कि कपड़े पहने गेरुए, कि हमारे भी राम है, फिर राम को कैसे ठुकराया उन्होंने? नहीं ठुकराना चाहिए उनको, राम तो सबके हैं। तो अभी कांग्रेसी जो है वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ सनातन के लिए काम करेंगे। हाँ, तो धीरे धीरे इस तरह करेंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसी मसले पर एनडीए दल के वरिष्ठ नेता चंद्रराज सिंघवी ने कांग्रेस पर जबरदस्त जुबानी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के विनाश काले विपरीत बुद्धि हो चुकी है। बहुत अच्छा, एक लाइन, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। सारी कांग्रेस कर्महीन है, इनके भाग्य में राम का दर्शन नहीं है। पर इनका इनकार करना, इसके बारे में एक पंक्ति और है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि वो राम के नहीं तो किसी के नहीं। बहुत अच्छा, ईश्वर करे सारे कांग्रेसजनों में ये राम भक्ति पैदा हो जाए, तो हो सकता है फिर कांग्रेस को स्थायी रूप से भारतीय राजनीति से अलविदा ही कहना पड़ेगा। और इस योग्य है, समझते नहीं है राम कौन है। जब त्रितमरा ने कहा था कि राम अयोध्या के एक कमरे में पैदा हुआ, तब मैंने रिटेलिएट करते हुए कहा था, मूर्ख है जो राम का जन्म एक कमरे में बताते हैं। जब राम जन्मा, ब्रह्मांड में जन्म गया, सारा ब्रह्मांड राम में हो गया। ये मूर्ख, मतिमंद, आंखों के अंधे नाम के सूरदास अगर राम को ही नहीं पहचानते हैं, तो कल तो अपने पिता को भी नहीं पहचानेंगे, अपने परिवार को नहीं पहचानेंगे। इनकी इस मूर्खता पर केवल दया व्यक्त की जा सकती है। और उन कांग्रेसियों को जिन्होंने कोटा में राम को स्मरण किया है, वो बधाई के पात्र हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।